नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हैं उनको स्थापित करने की समय सीमा को जो बढ़ाया गया है उसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय रसद नीति को जारी किया गया है, इस न्यूज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 से जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। चीन के द्वारा यूएनएससी में लश्कर के एक आतंकवादी को लिस्टिंग करने से रोका गया है, इस न्यूज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर आया जिसका टॉपिक है हैज द इमिशन डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड। और यह टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा लगातार यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हम जो पर्यावरण में फैला प्रदूषण है उसको कम करें। सरकार के द्वारा इसको कम करने के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रयास ये है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी को स्थापित किया जाए जिससे कि जो वायु प्रदूषण है उसमें हम कमी लाएं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 5 सितंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो हमारे देश के थर्मल पावर प्लांट हैं और वहाँ पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की बात कही जा रही थी उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। और इसी के आलोक में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से सरकार के द्वारा जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पर वैसी टेक्नोलॉजी जिससे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है उसको एस्टेब्लिश करने की समय सीमा बढ़ाती रही जाएगी तो सरकार का जो गोल है वायु प्रदूषण को कम करने का हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सरकार ने जो यहाँ पर बातें कही हैं उसमें क्या कहा है। आपको ध्यान में रखना है कि यह तीसरी बार है जब सरकार के द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इन थर्मल पावर प्लांट में स्थापित करने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस बार जो समय सीमा बढ़ाई गई है उसमें उन्होंने जो थर्मल पावर प्लांट है उनको 3 श्रेणियों में बांटा है और इन 3 श्रेणियों के लिए अलग अलग सीमाएं जो हैं निर्धारित की गई हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके अप्रैल 2021 में सरकार के द्वारा जो थर्मल पावर प्लांट थे उनका वर्गीकरण किया गया था और यहाँ पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया था और इन 3 भागों में बटे थर्मल पावर प्लांट को अलग अलग सीमाएं दी गई हैं इन टेक्नोलॉजीज को स्थापित करने के लिए। यहाँ पर जो पहली बात ये कही गई है कि दिल्ली एनसीआर और ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है उन शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित जो भी थर्मल पावर प्लांट हैं वहां पर प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उनको लगाने की जो समय सीमा है उसको 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी कि इसे जो है अब दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करना है। पहले यह समय सीमा दिसंबर 2022 था। तो ये बातें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट को बांटा गया है और अलग अलग श्रेणी में थर्मल पावर प्लांट को अलग अलग जो समय सीमा दी गई है वो क्या है। इस तरीके से यहाँ पर जो दूसरी श्रेणी है उसमें यह कहा गया है कि देश के ऐसे इलाके जहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा है, यहां पर बात हो रही है वायु प्रदूषण की, तो ऐसे शहरों के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनको जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी स्थापित करने की जो समय सीमा है उसको दिसंबर 2023 से बढ़ा करके दिसंबर 2025 कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो दूसरी श्रेणी है वो ये है
कि वैसे शहर भारत के जहां पर सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, वहां पर जो है समय सीमा बढ़ाई गई है। कब से कब तक? दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 इसको कर दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में वैसे शहर जहां पर जो वायु प्रदूषण है वो काफी ज्यादा है, या फिर वैसे शहर जो वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करने में नाकाम रहे हैं, वैसे शहरों की एक सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बनाई गई है और इसमें लगभग 132 शहर चिन्हित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो यहां पर इन शहरों की बात हो रही है। अगर इन शहरों के आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी थर्मल पावर प्लांट है, तो यहां पर इन थर्मल पावर प्लांट को वो टेक्नोलॉजी जिससे कि वायु प्रदूषण में कमी आएगी, उसको लगाने की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया गया है। दिसंबर 2023 से बढ़ा करके दिसंबर 2025 इसको कर दिया गया है। तो ये था दूसरा श्रेणी। और यहां पर जो तीसरी श्रेणी है उसमें यह कहा गया है कि इनके अलावा भारत के जो भी एरियाज हैं, जो भी इलाके हैं, वहां पर अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है, तो यहां पर उन थर्मल पावर प्लांट को इन टेक्नोलॉजीज को स्थापित करने की जो समय सीमा है उसको बढ़ा करके दिसंबर 2026 कर दिया गया है। पहले यह सीमा दिसंबर 2024 था। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि ये तीन श्रेणियां क्या हैं और इन तीन श्रेणियों में किस तरीके से समय सीमा को बढ़ाया गया है, इसको आपको थोड़ा सा बार बार पढ़ करके याद रखना होगा। सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि वैसे थर्मल पावर प्लांट जो कि दिसंबर 2027 तक बंद हो जाएंगे, यानी कि जिन थर्मल पावर प्लांट ने यह घोषणा कर दी है कि वे अपना सारा काम यानी कि जो बिजली का उत्पादन है उसे दिसंबर 2027 तक बंद कर देंगे, तो ऐसे संयंत्रों को जो है इन टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की जरूरत नहीं है, इससे उनको छूट दिया गया है। अब यहां पर जो मुद्दा है वो क्या है? यहां पर मुद्दा यह उठाया गया है कि अगर हम इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट में जो ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की जो योजनाएं हैं, जो टाइम है, उसको बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे जो गोल हैं पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के, हम उनको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनके द्वारा भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में छोड़ा जाता है। इसके साथ साथ इनके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा जाता है, जो कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। और यहां पर इन्हीं सब गैसेस को कम करने के लिए, खास करके जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको कम करने के लिए जो है एक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके हम जो थर्मल पावर प्लांट से SO2 का जो उत्सर्जन होता है उसमें कमी ला सकते हैं, और इन्हीं सभी टेक्नोलॉजीज को यहां पर स्थापित करने की बात की जा रही थी। आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमारे थर्मल पावर प्लांट में स्थापित करने का जो बात है वह 2015 से ही किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो अभी तक यहां पर जो आंकड़े बताते हैं, जो कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, उसके अनुसार फरवरी 2021 तक देश में जो थर्मल पावर प्लांट थे उनकी इकाइयां 600 थी। उनमें से मात्र 20 इकाइयों में ही FGD यानी कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रफ्तार है इस मामले में वो कितनी कम है। यहां पर अगस्त 2022 में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार के द्वारा जो बात कही गई उसका भी जिक्र किया गया है। यहां पर सरकार ने यह कहा था कि ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर सरकार का ये कहना था कि अगर किसी थर्मल पावर प्लांट में हमें इन टेक्नोलॉजी को स्थापित करना है तो इसको स्थापित करने में 36 से 42 महीनों का समय लग जाता है, जिसके कारण बहुत ही धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट में इन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना था कि एक तो इनको स्थापित करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसके अलावा वैसे वेंडर्स जो इन टेक्नोलॉजी को स्थापित करते हैं उनकी कमी है। इन टेक्नोलॉजी में उपयोग होने वाले जो उपकरण हैं उनकी आपूर्ति में भी कभी कभी कमी हो जाता है।
इनकी कीमतों के बढ़ने के कारण भी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा इनको जो है बहुत ही तेजी से एस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे कारण यहां पर बताए गए थे किस कारण से हमारे देश में जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें इस तरह की टेक्नोलॉजी को स्थापित करने में देरी हो रहा है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 2 साल पहले बिजली उत्पादकों के संघ के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा गया था जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि चूंकि ये जो एफजीजी टेक्नोलॉजी है उसकी आपूर्ति चीन से होती है और चीन से इसकी आपूर्ति में कई व्यवधान आए हैं। कोविड-19 कारण भी इसमें व्यवधान आया है। यहां पर इनका ये कहना था कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका मात्र 20 से 30% ही भारत में बनाया जाता है, बाकी सारा का सारा जो इक्विपमेंट है वह चीन से आता है। यानी कि भारत इस मामले में चीन पर निर्भर है, जिसके कारण भी ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कम उपलब्ध है और इस कारण से इसके एस्टेब्लिशमेंट में जो है देरी हो रहा है। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर क्यों इतनी धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट में ये जो एफजीडी टेक्नोलॉजी है उसको स्थापित किया जा रहा है। तो चुनौतियों को भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर आगे के राह की चर्चा की गई है। अब यहां पर लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आप सभी जानते हैं कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि भारत 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसकी क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक भारत जो है 500 गीगावाट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसको स्थापित करेगा और 2070 तक भारत जो है जीरो इमिशन यानी कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिस तरीके से हम थर्मल पावर प्लांट में इस तरह की टेक्नोलॉजी को स्थापित करने में देरी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जो लक्ष्य हैं वो पूरा नहीं हो पाएंगे। और यहां पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है जिसमें यह कहा गया था कि 2024 तक वायु प्रदूषण में भारत जो है 20 से 30% की कमी कर लेगा, ये वाला जो लक्ष्य है वो भी जो है हम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर बार बार हम इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट को टाइम देते रहेंगे इन टेक्नोलॉजी को स्थापित करने के लिए। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि होना यह चाहिए था कि जो थर्मल पावर प्लांट समय पर इन टेक्नोलॉजीज को स्थापित नहीं कर रहे हैं उन पर सरकार को फाइन लगाना चाहिए था। लेकिन यहां पर सरकार क्या कर रही है, इनको समय सीमा बढ़ा बढ़ा करके दे रही है, जिससे यह संदेश जा रहा है कि जो भी नियम यहां पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार बनाती है उन्हें जो है इन थर्मल पावर प्लांट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 14 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है पीएम मोदी अनवील्स पॉलिसी ऑफ लॉजिस्टिक और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का अनावरण किया गया है और यहाँ पर यह कहा गया है कि यह जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वह परिवहन क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, खास करके हमारे व्यवसायियों को लॉजिस्टिक की जो कमी महसूस होती है, कहने का ऐसा ये है कि किसी कंपनी के द्वारा कोई सामान बनाया गया और उसे जो है उसे देश के भागों में भेजना है, तो यहाँ पर हमें जो है लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम होता है। मतलब कि इसको ले जाने के लिए हमारे पास साधन कम हैं, कंटेनर कम हैं, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण काफ़ी सारा सामान जो है खराब हो जाता है। तो ये जो लॉजिस्टिक इशू हैं इनको समाधान करने के लिए जो है एक तरीके से सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रसद नीति, जिसे हम कहते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसका अनावरण किया गया है। और यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि इस पॉलिसी का जो लक्ष्य है वो ये है कि हमारे व्यवसायियों को जो रसद की कमी के कारण जो उनका रसद लागत बढ़ जाता है, जो कि अभी 13 से 14% है, उसको कम करना है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो लॉजिस्टिक इशू है, जैसे मैं कह रहा हूं, लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि हमारे पास स्टोरेज की क्षमता कम है, हमारे पास कंटेनर कम है जिस पर
लाद करके सामानों को जो है निर्यात किया जाता है। हमारे पोर्ट में जो क्षमता है सामान को ढोने की, सामान को लादने की, उस क्षमता में काफ़ी कमी है। ट्रेनों के माध्यम से आपने देखा होगा कि सामानों की जो है आवाजाही होती है, माल ढुलाई होता है। यहाँ पर उसमें भी कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, जिसके कारण सही समय पर जो माल है वह देश के बहुत सारे हिस्सों में नहीं पहुंच पाता। तो ये जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 2019 में ही लोगों से परामर्श करने के लिए रसद नीति का जो मसौदा है उसको जारी किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुआ और फिर 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री के द्वारा फिर से ये कहा गया कि सरकार राष्ट्रीय रसद नीति की घोषणा करेगी इसी वर्ष, जैसा कि यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। अगर हम नई लॉजिस्टिक पॉलिसीज की बात करें तो इसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। आजकल जो है नीतियों पर जो है मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और उससे जुड़े हुए जो नीतियां हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 4 प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें जो पहला यहाँ पर विशेषता है वो ये है डिजिटल सिस्टम का एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। जो यहाँ पर दूसरी विशेषता है वो ये है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तीसरा है ईज ऑफ लॉजिस्टिक और चौथा है सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप, यानी कि सिस्टम में सुधार समूह। तो ये 4 विशेषताएं सरकार के द्वारा बताई गई हैं। अब यहां पर अगर हम आईडीएस की बात करें, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम की बात करें, तो यहां पर सरकार का यह कहना है कि सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, यहां पर नंबर दिया गया है। सरकार जो है क्या करेगी, 7 विभागों की 30 से ज्यादा जो डिजिटल प्रणालियां हैं उनको जो है एक छत के नीचे लाएगी, जिसको क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें जो है सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन और वाणिज्य विभागों के डेटा शामिल होंगे। तो सरकार का यह कहना है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं इन सभी मंत्रालय जुड़े हुए उनको ये क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि माल ढुलाई में तेजी आएगा। यहां पर दूसरी बात ये कही गई है जो कि यूएलआईपी को लेकर के है। यूएलआईपी का फुल फॉर्म क्या है बता दे रहा हूं फिर से मैं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब यहां पर सरकार का यह कहना है, जैसे मैंने कहा कि जो भी उपलब्ध परिवहन साधन हैं उसकी जानकारी हमारे व्यवसायियों को नहीं होती है, जिसके कारण उनके माल ढुलाई में देरी हो जाता है। अब यहां पर सरकार का यह कहना है कि इसके माध्यम से हम जो हितधारक हैं यानी कि जो व्यवसायी हैं उनको आसानी से यह बता पाएंगे कि उनके माल को ले जाने और ले आने के लिए कौन सा परिवहन साधन मौजूद है। इस तरीके से जो तीसरी व्यवस्था यानी कि ईएलओजी, उसके तहत नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, यानी कि उनको आसान बनाया जाएगा। और जो एसआईजी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी यहां पर शिकायतें होंगी लॉजिस्टिक से लेकर के, सरकार के द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक है, वो क्या होगा, सुधरेगा। अगर उससे किसी को कोई परेशानी है, उसमें कोई कमियां हैं, कोई अपना सुझाव देना चाहता है, तो वो जो है इस सिस्टम का उपयोग कर सकता है। और यहाँ पर सरकार इन सुझावों के ऊपर क्या कदम उठा रही है उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो है सरकार और उद्योग के बीच में एक पुल का काम करेगा। तो ये जो विशेषताएं हैं उसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसका महत्व क्या है, जो राष्ट्रीय नीति यहाँ पर लॉजिस्टिक को लेकर के सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है उसका महत्व क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉजिस्टिक इशू के कारण भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार का यह कहना है कि यह जो नई नीति है उससे जो भारत का निर्यात है उसमें भी तेजी आएगा। इस न्यूज में 2016 के एचएसबीसी के रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो लॉजिस्टिक इशू है उसके कारण देश के निर्यात में कमी आती है और जो लॉजिस्टिक में कमियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे निर्यात को बाधित करता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है
2017-18 का, उसमें यह कहा गया था कि अगर हम रसद लागत में, यानी कि जो सामान ले आने में जो लागत लगती है, उसमें अगर हम 10% की कमी कर लेते हैं तो हमारे निर्यात में कम से कम 5 से 8% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे जो पोर्ट हैं या फिर पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉजिस्टिक को लेकर के, अगर हम उसको ठीक कर लेते हैं तो हमारे निर्यात में बढ़ोतरी ही होगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए सरकार जो है इतनी सीरियस होकर के इस नीति को लागू करना चाहती है। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है न्यू रूल्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर पैनल मेंबर, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर कुछ नियमों की चर्चा की गई है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल जुलाई में ही संसद के द्वारा किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया था। अब इससे जुड़े हुए जो नियम हैं उसको जो है हमारे देश में 1 सितंबर से अधिसूचित कर दिया गया है और यह तुरंत प्रभाव में आ गए हैं। और यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं संशोधन के मुताबिक उसकी चर्चा की गई है। खास करके यहाँ पर नियम 15(4)(b) और 15(4)(c) की चर्चा की गई है, जिसमें जो CWC होता है यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है उसके सदस्य कौन होंगे उसको लेकर के चर्चा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर जो नियम 15(4)(b) हैं उनमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो विदेशों से योगदान प्राप्त करता है, यानी कि चंदा उससे लेता है, तो ऐसे संगठन से जुड़े व्यक्ति को CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो अयोग्यता है इसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से यहाँ पर नियम 15 का जो 4C है उसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गैर सरकारी संगठन जुड़ा हुआ है जो कि बच्चों के लिए काम करती हो, लेकिन बस यहाँ पर यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है गैर सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ है या फिर किसी गैर सरकारी संगठन के लिए काम करता है, तो इससे क्या होगा कि अगर उसे CWC का मेंबर बनाया जाता है तो इससे हितों का टकराव हो सकता है, क्योंकि वह CWC का मेंबर भी होगा और इसके साथ साथ वह किसी गैर सरकारी संगठन के साथ जुड़ा हुआ भी होगा। तो यहाँ पर हितों के टकराव का मुद्दा बनाकर के ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गैर सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ है या फिर उसका अपना खुद का गैर सरकारी संगठन है तो वैसे व्यक्ति को भी CWC का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो यहां पर जो योग्यता को लेकर के बातें कही गई है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके परिवार का कोई सदस्य या फिर जो करीबी संबंधी है वह किसी NGO के लिए काम करता हो, उसे भी जो है यहां पर CWC का मेंबर बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी में एक और बात ऐड किया गया है। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस जिले में चाइल्ड केयर संस्था चलाता हो, उससे जुड़ा हुआ है, या उसका खुद का चाइल्ड केयर संस्था हो। अगर वह व्यक्ति किसी गैर सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य हो तो उस व्यक्ति को भी यहां पर CWC का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हम बार बार बात कर रहे हैं CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाल कल्याण समिति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समिति है। आपको ध्यान में रखना है कि जो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 है उसमें यह कहा गया था कि देश के प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति का गठन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा, जिसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो बाल कल्याण समिति है वो ये देखता है कि जो बच्चों के संरक्षण करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन उसके जिले में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए बच्चों के अत्याचार से जुड़ा हुआ कोई मामला उनके सामने आता है तो उसकी जांच करने का आदेश,
वहां पर कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बच्चे की सुरक्षा, अगर उस बच्चे को किसी चाइल्ड केयर हाउस में रखना है, उसको लेकर के जो निर्णय है वह CWC के द्वारा ही लिया जाता है। इसीलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जो कि इस अधिनियम को लागू करने का काम करती है। और इसीलिए यहाँ पर इसके सदस्य कौन होंगे और कौन नहीं होंगे, उसको लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है चाइना ब्लॉक्स लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर साजिद मीर एट UNSC। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और यह न्यूज समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SCO की मीटिंग में ही अभी SCO के जो सदस्य देश हैं उन्होंने कहा कि वे मिल करके एक साथ आतंकवाद से लड़ेंगे। लेकिन जब यह स्टेटमेंट दिया जा रहा था उसी समय चीन के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और भारत के द्वारा जो एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि लश्कर का जो आतंकवादी जिसका नाम है साजिद मीर उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिस पर कि 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य हैंडलर होने का आरोप लगाया गया है। इस प्रस्ताव को चीन के द्वारा जो है अवरुद्ध कर दिया गया। आपको ध्यान में रखना है कि यह पहली बार चीन के द्वारा नहीं किया गया है। पिछले 4 महीनों में यह तीसरा ऐसा मामला है जब चीन के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव को अवरुद्ध किया गया है। यहां पर जिस आतंकवादी की चर्चा की गई है यानी कि साजिद मीर की, उस पर जो है अमेरिका के द्वारा $5 मिलियन का इनाम रखा गया है, क्योंकि यह जो 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। इसी के द्वारा अजमल कसाब और अन्य आतंकवादियों को लोगों को मारने के संदेश भेजे गए थे। यह ऐसा आतंकवादी है जो कि डेनिश न्यूज़पेपर पर अटैक करना चाहता था। इस निंदा के मामले में ऑस्ट्रेलिया में हुए हमलों में भी उसका हाथ बताया जाता है। तो यहाँ पर यह जो है एक खूंखार आतंकवादी है जिसको ब्लैक लिस्ट करने का जो प्रयास किया गया भारत और अमेरिका के द्वारा, उसको चीन के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। इस न्यूज से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और भारत के द्वारा इन आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव लाया गया। इन आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 समिति के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाता है। यानी कि जब तक यह समिति इनको ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती तब तक इन आतंकवादियों को जो है आप ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। अब यहां पर अगर हम इस समिति की बात करें जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इस समिति को पहली बार 1999 में स्थापित किया गया था और इसे 2001 के जो हमले हुए थे उसके बाद और मजबूत किया गया। यानी कि अगर कोई भी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन अल-कायदा जैसे प्रतिबंधित ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं करता है, तो वैसे आतंकवादियों को इस समिति के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाता है। इसे कभी कभी जो है अल-कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में भी जाना जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इस समिति में संयुक्त सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी और गैर अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं और इसी समिति में जो है किसी आतंकवादी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए चर्चा होती है। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना कि अगर किसी आतंकवादी को यहां पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो उस पर कौन से प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसे यहां पर यह कहा गया है कि जैसे ही किसी आतंकवादी को इस समिति के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो उस आतंकवादी के यात्राओं पर जो है प्रतिबंध लगा दी जाती है। यानी कि अभी वह जिस देश में है उस देश से निकल करके वह किसी दूसरे देश में नहीं जा सकता। अगर वह ऐसा प्रयास करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको जो है धन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके जितने भी खाते हैं जो कि विदेशों में हैं या फिर उस देश में है जिस देश में वो रहता है, उन सभी को फ्रीज कर दिया जाता है। अगर उसके द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवाद को फैलाने के लिए तो इसकी अनुमति भी उसे नहीं दी जाती।
तो इस तरह के प्रतिबंध जो है उस व्यक्ति पर लगा दिए जाते हैं अगर वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो। अब यहां पर प्रक्रिया क्या है, इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी आतंकवादी को किस तरीके से ब्लैकलिस्ट किया जाता है। मान लीजिए किसी भी देश को अगर किसी समूह, संस्था या किसी व्यक्ति को सूचीबद्ध कराना है, ब्लैकलिस्ट कराना है, तो वह इसका प्रस्ताव लेकर के संयुक्त राष्ट्र में जा सकता है, जैसे भारत और अमेरिका गए। अब यहां पर इस प्रस्ताव में उस व्यक्ति, उस समूह या संस्था के बारे में पूरी जानकारी होगी, उसकी जो गतिविधियां हैं जो कि आतंकवाद जुड़ी हुई हैं उन सभी गतिविधियों की जानकारी होगी, उससे जुड़े हुए जो एविडेंस है वो होंगे, और उसके बाद जो है इस प्रस्ताव पर यूएनएससी की जो समिति है जिसे हम कह रहे हैं अल कायदा प्रतिबंध समिति, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है यूएनएससी 1267 समिति, उसमें जो है चर्चा होता है। और मैंने आपको बताया इस समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने भी अस्थायी और गैर अस्थायी सदस्य हैं वे सभी इसके मेंबर होते हैं। जो भी एविडेंस यहां पर दिया गया है उस पर जो है चर्चा होती है, लेकिन प्रस्ताव तभी पास हो सकता है जब क्या हो, सर्वसम्मति हो। तो जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाता है। अगर समिति में शामिल कोई भी सदस्य देश 5 वर्किंग डे के अंदर अपनी आपत्ति यहां पर दाखिल नहीं करता है तो यह माना जाता है कि यह प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है और उस व्यक्ति पर फिर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर किसी सदस्य के द्वारा इन 5 दिनों में इस प्रस्ताव पर रोक लगा दिया जाता है तो फिर यह प्रस्ताव पास नहीं होगा। यहां पर सदस्यों को यह अधिकार है कि प्रस्ताव लाने वाले देश से वे कुछ और जानकारियां मांग सकते हैं। यानी कि अभी जो है इस प्रस्ताव को हटाया नहीं गया है, ये क्या है, लंबित सूची में डाल दिया गया है। मान लीजिए चीन के द्वारा इस पर जो है कोई आपत्ति जताई गई और वो चाहता है कि भारत और अमेरिका कुछ और एविडेंस जो है चीन को दें, तब चीन जाकर के अपना फैसला लेगा। यानी कि यहां पर अभी चीन ने जो है पूरी तरीके से इस पर रोक नहीं लगाया है। मामला क्या है, अभी समिति के पास लंबित है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई भी प्रस्ताव लंबित हो जाता है, मतलब कि चीन के द्वारा मान लीजिए कुछ एविडेंस मांगे गए हैं, यानी कि अभी प्रस्ताव लंबित है, तो यहां पर यह कहा गया है कि जो लंबित मुद्दा है अगर उसे 6 महीने में हल नहीं किया जाता, यानी कि जिस सदस्य देश के द्वारा इस मुद्दे पर, इस प्रस्ताव पर रोक लगाया गया है, अगर वह 6 महीने के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लेता, यानी कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करता है या नहीं समर्थन करता है, ये जो भी डिसीजन है, अगर वह 6 महीने के अंदर अपना डिसीजन नहीं लेता तो यहां पर इस मामले को स्वीकृत माना जा सकता है। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस 6 महीने की सीमा को भी 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए चीन के द्वारा अगर कुछ नए एविडेंस मांगे गए हैं भारत से, अमेरिका से, और मामला जो है अभी लंबित है, तो यहां पर क्या होगा कि चीन जो है 6 महीने का समय ले सकता है इस मामले पर अपना जो फाइनल डिसीजन है उसको लेने के लिए, और वो जो है 6 महीने के बाद 3 महीना और इसको बढ़ा सकता है, यानी कि टोटल 9 मंथ उसको दिए जाएंगे कि वह अपना डिसीजन जो है इस मुद्दे पर सुना दे। अगर वह कोई भी डिसीजन इन 9 महीनों में नहीं ले पाता है तो यह माना जाता है कि जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत कर लिया गया है, यानी कि उस आतंकवादी पर रोक लगा दिया जाएगा। अगर इस 9 महीने के अंदर में, यानी कि 6+3, इन 9 महीने के अंदर में अगर चीन के द्वारा अपना जो डिसीजन है वह ले लिया जाता है तो यहां पर उस डिसीजन को यहां पर मानना होगा। यानी कि अगर चीन पूरी तरीके से इसे अस्वीकार कर लेता है तो उस व्यक्ति पर रोक नहीं लगाया जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आखिर आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट करने का तरीका क्या है, तो मैंने इसको डिटेल में चर्चा किया है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में थर्मल इकाइयों द्वारा वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने हेतु सरकार द्वारा
किए गए उपाय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हमारे थर्मल इकाइयाँ हैं उनमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं, और यहाँ पर आपको वो बताना है कि जिस तरीके से सरकार समय सीमा को बढ़ा रही है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को वहां पर एस्टेब्लिश करने की, उससे जो है सरकार का जो लक्ष्य है वो पीछे जा रहा है। तो यहां पर आपको आलोचना भी लिखनी होगी जिसकी चर्चा हमने की है, और जो फायदे हैं उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक विकास के बावजूद भारत का रसद क्षेत्र अनियमित बना हुआ है। इस कथन के आलोक में राष्ट्रीय रसद नीति पर चर्चा करें और समझाइए कि यह कैसे लागतों को कम करेगा और नियमों को सुव्यवस्थित करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो राष्ट्रीय रसद नीति यहाँ पर जारी की गई है इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट बातें सरकार के द्वारा कही गई हैं उसको आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं ये समझाने के लिए कि कैसे यह लागतों को कम करेगा और नियमों को सुव्यवस्थित करेगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट दें और दूसरों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।